हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है हमारी इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण में 6 नंबर की क्लास। तो आई होप इससे पहले कि आपने 5 क्लासेस देख ली होंगी। तो आज हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी पदछाप और संक्रमिका यानी कि इकोटोन की बात करेंगे। तो हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की भी बात करेंगे और इकोटोन की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आज पारिस्थितिकी आंदोलन भी देखेंगे। तो हो सकता है ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन हमें आज ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं पारिस्थितिकी के, वो सारे हम आज ये अपने पर्यावरण वाले आंदोलन सारे देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले स्टडी विद अनु में अगर आप नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स कराए जा चुके हैं उन सब की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले हम बात कर लेते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की, यानी कि पारिस्थितिकी पदछाप की। तो पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा, ठीक है, जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, ये इसकी परिभाषा है भाई। ठीक है, इसको हम पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा, किसकी? घटकों की। ठीक है, पारिस्थितिकी घटकों की आवश्यक मात्रा, मेरे आवाज़ पे जाइए, ज़्यादा लिखने पर नहीं क्योंकि मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। ठीक है, पारिस्थितिकी घटकों की वो आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, वो आपका पारिस्थितिकी पदछाप यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। ठीक है, अब इसकी माप की इकाई देख लेते हैं। इसकी माप की क्या इकाई है? तो भाई माप की जो इकाई है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई हम किससे मापते हैं? तो हम इसको मापते हैं भूमंडलीय हेक्टेयर से। किसे मापते हैं? भूमंडलीय हेक्टेयर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसका मापक क्या है? तो भाई मापक की बात कर लेते हैं। तो मापक है आपका पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का। ठीक है, ये इसका मापक है, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का, ये मापक हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इकोटोन संक्रमिका की। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। आई बात समझ में? ये इसकी परिभाषा है। क्या परिभाषा है भाई? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों, 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसको हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ठीक है, यानी संक्रमिका। ठीक, तो 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, वो आपका इकोटोन कहलाता है, यानी संक्रमिका कहलाती है। अब मतलब आप पूछेंगे मतलब समझ नहीं आया, तो मतलब ये हुआ उदाहरण। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन इकोटोन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स्यूरी, नर्मदा नदी एक्स्यूरी बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स्यूरी, जैसे कि लैगून। ठीक है, कौन कौन सी नदियां लैगून बनाती है बताइएगा? जैसे कि लैगून नदी कौन सी है? घास पारितंत्र हो गया। ठीक है, ये सब पारितंत्र हो गए, ये सारे जो है वो इकोटोन कहलाते हैं, संक्रमिका कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में?
तो हमने पारिस्थितिकी पदछाप देखा कि पारिस्थितिकी घटकों की वो आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, पारिस्थितिकी पदछाप माप की इकाई क्या होता है? भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। मापक क्या है? पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का। ठीक, इकोटोन संक्रमिका किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंग्रोव वन, जैसे एस्चुरी, जैसे लैगून, जैसे घास पारितंत्र। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी आंदोलन की। तो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंदोलन कर लें या आंदोलन का एक हम अलग से वो कर लेंगे। तो आज कुछ आंदोलन चलिए रहने देते हैं, आज हम कर लेते हैं एक और कोई टॉपिक। आंदोलन का पूरा एक वीडियो मैं बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट से ऊपर का वीडियो ना हो, इसलिए हम कुछ और पढ़ लेते हैं आज इस टॉपिक के साथ साथ। तो भाई हम देखते हैं अब की स्टोन प्रजाति के बारे में। क्या आपने ये नाम सुना है? आई होप सुना तो होगा ही और एनवायरनमेंट तो पढ़ रहे हैं, पढ़ी हुई होगी, तो की स्टोन के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा इसका मोटा मोटा बता देती हूँ। तो की स्टोन प्रजाति की बात हो रही है, तो यानी कि वो प्रजाति या प्रजातियों का समूह जो पारितंत्र में अपनी संख्या के कारण नहीं बल्कि अपनी भूमिका और कार्यों के कारण प्रभाव डालती है। आई बात समझ में? वह प्रजाति या प्रजातियों का समूह, ठीक है, प्रजाति या प्रजाति का समूह जो पारितंत्र में, मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, लिखूंगी भी नहीं ज़्यादा, जो पारितंत्र में अपनी संख्या के कारण नहीं बल्कि अपनी भूमिका कि उनकी भूमिका क्या है पारितंत्र में, भूमिका और कार्यों, ठीक है, उनका काम और उनकी भूमिका के कारण प्रभाव डालती है, कारण प्रभाव डालती है, वो आपकी कहलाती है की स्टोन प्रजाति, यानी कि की स्टोन स्पीसीज, ठीक है, डालती है। ठीक है, की स्टोन प्रजाति के अब हम उदाहरण देख लेते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, उदाहरण से समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि बड़े परभक्षी। अब बड़े परभक्षी कौन होते हैं भाई? पर का मतलब दूसरों पे जो निर्भर है, बड़े परभक्षी यानी कि मांसाहारियों की बात हो रही है। जैसे कि शेर, ठीक है, जैसे कि चीता और जैसे कि भेड़िया। ठीक है, तो ये क्या है? ये वो प्रजाति या समूह है जो पारितंत्र में अपनी भूमिका और कार्यों के कारण प्रभाव डालते हैं। ये ज्यादा है संख्या, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनका काम क्या है, इनकी भूमिका क्या है, इस वजह से ये जो है ये की स्टोन प्रजाति में आते हैं। ठीक है, शेर, चीता और भेड़िया, इनका प्रभाव है कि वो शेर है भाई, वो चीता है, वो भेड़िया है, उनकी संख्या में वो नहीं चलते हैं कि संख्या से उनका वो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीवाणु। एक तो हमने ये देख लिए, दूसरे हो गए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, करने वाले जीवाणु, जैसे कि राइजोबियम एजेटोबैक्टर, जैसे राइजोबियम एजेटोबैक्टर, एजेटो, ठीक है, एजेटोबैक्टर। ठीक है, जैसे कि आपके हो गए मृदा में ह्यूमस बढ़ाने वाले जीवाणु, यानी कि मिट्टी में जो ह्यूमस बढ़ाते हैं हमारी, ठीक है, मिट्टी में ह्यूमस, तो ये अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, ना कि संख्या के लिए। इनका प्रभाव इनके कार्य की वजह से है। मिट्टी में जो ह्यूमस बढ़ाते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मिट्टी में ह्यूमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो मिट्टी में जो ह्यूमस बढ़ाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो आते हैं की स्टोन प्रजाति में। ठीक है, बढ़ाने वाले जीवाणु। ठीक, फिर हो गए आपके अंजीर का जैसे पेड़ हो गया, इसकी भी अपनी, ठीक, जैसे डंग बीटल्स हो गए, ठीक,
ये हो गए आपके, ठीक है। तो कीस्टोन प्रजाति समझ में आ गई आपको? वो प्रजाति या वो प्रजातियों का समूह जो पारितंत्र में अपनी भूमिका और कार्यों के कारण प्रभाव डालती है, ना कि अपनी संख्या के कारण, ठीक है। जैसे कि बड़े परभक्षी, शेर, चीता, भेड़िया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जैसे कि राइजोबियम एज़ोटोबैक्टर, मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाने वाले जीवाणु जैसे अंजीर का पेड़, जैसे डग बीटल्स, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने बहुत छोटे छोटे टॉपिक किए हैं और हमारा ये वीडियो भी बहुत छोटा सा बना है। तो मैं वैसे आज आंदोलन कराना चाह रही थी, लेकिन आंदोलन से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। वैसे भी टाइम है हमारे पास में, तो हम ऐसा करते हैं एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो वो हम देखेंगे कि भारत सरकार ने जो है ना ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और विनिमय नियमावली जारी करी है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए ध्वनि का स्तर कितना तय किया गया। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए फटाक से कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करें। तो भारत सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और विनिमय नियमावली जारी करके अलग अलग क्षेत्रों के लिए ध्वनि का स्तर तय किया है। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, आप देख सकते हैं। क्षेत्र में दिन में क्या डेसिबल है, यानी डीबी का मतलब है डेसिबल, और रात में क्या डेसिबल निर्धारित किया गया है उसकी बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र की, यानी कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की, ठीक है। पहले मैं लिख लेती हूँ औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है हमारा व्यवसायिक, 4 भागों में मतलब 4 पार्ट में है ये, तो व्यवसायिक, ठीक है। दूसरा है आपका व्यवसायिक क्षेत्र, यानी कि आपका कमर्शियल एरिया, ठीक है। फिर है आपका तीसरा आवासीय क्षेत्र आपका, यानी कि आपका रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है। फिर आया आपका शांति क्षेत्र, ठीक है, शांति क्षेत्र, यानी कि आपका साइलेंस जोन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहले औद्योगिक क्षेत्र की। तो औद्योगिक क्षेत्र में दिन में जो है वो 75 डेसिबल जो है वो निर्धारित किया गया है, ठीक है। और रात में आपका 70 डेसिबल हो सकता है, यानी कि 70 डेसिबल, ठीक है। आपका ये इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो रही है। अब बात करते हैं हम कमर्शियल एरिया की, यानी कि व्यवसायिक क्षेत्र की। तो दिन में गवर्नमेंट ने 65 डेसिबल जो है वो निर्धारित किया है, और रात को निर्धारित किया है भाई 55 डेसिबल, पूरा 10 कम कर दिया, ठीक है। 55 डेसिबल आप कमर्शियल एरिया में रात को कर सकते हैं और दिन में 65 डेसिबल का शोर कर सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा का नहीं। आवासीय क्षेत्र यानी कि रेसिडेंशियल एरिया में आपका दिन में 55 डेसिबल अलाउड है, ठीक है। 55 डेसिबल से ऊपर नहीं जाएगा, और रात में भी ये 55 डेसिबल ही अलाउड है, ठीक है। तो रात में भी 55 डेसिबल है और दिन में भी 55 डेसिबल है। अब शांति क्षेत्र यानी कि साइलेंस जोन की बात करें, तो भाई साइलेंस जोन में दिन में आपका 50 डेसिबल निर्धारित किया गया है, और रात को आपका 40 डेसिबल निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेसिबल्स कभी कभी मैचिंग में भी आ जाते हैं और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इसको देख लीजिए, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल है और सीधा 5 घटा के 70 डेसिबल, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। व्यवसायिक क्षेत्र में यानी कि आपके कमर्शियल एरिया में 65 और 55 है, यानी पूरा 10 घट हो गया है, ठीक है। आपके रेसिडेंशियल एरिया में बराबर है 55 दिन में भी 55 रात में भी, और साइलेंस जोन में भी आपका 10 हो गया है, यानी कि 50 आपका दिन में है और 40 आपका रात को है, ठीक है। तो बस इस तरह से याद कर लीजिए। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स आज समझ आ गए होंगे। तो कल हम अपना आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। अब जो भी टॉपिक्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि 15-20 मिनट में आपके ये वीडियो फिनिश हो जाए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आया हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।